आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 3 समांतर रेखाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 के सवालों को हल करना, जिसमें पहला सवाल है 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर इस पर कोई बिंदु P लेकर 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक समांतर रेखा खींचिए। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे और उस रेखाखंड पर कोई बिंदु P ले लेना है और उससे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और समांतर रेखा की रचना करेंगे। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। इस रेखाखंड का हम नाम दे देते हैं ए और बी। दिए गए रेखाखंड पर कहीं भी कोई भी जगह एक बिंदु ले लेते हैं, पी बिंदु ले लेते हैं हम। सेट स्क्वायर और स्केल की सहायता से हम इस पी बिंदु पर लंब खींचेंगे कुछ इस तरह से। सेट स्क्वायर और स्केल की सहायता से बिंदु पी पर पी क्यू लंब ए बी खींचा। अब प्रकार की सहायता से 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप ले लेंगे। प्रकार की नोक को बिंदु P पर रखते हुए किरण PQ पर हम चाप काटेंगे, जिससे हमें एक बिंदु R प्राप्त हुआ। तो P और R की जो दूरी है 2.5 सेंटीमीटर की है। अब हम बिंदु R से स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से एक लंब खींचेंगे। तो हमने बिंदु R से RS एक लंब किरण PQ पर खींचा। अब RS जो है उसको आगे बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से, और RS को हम आगे बढ़ाते हुए एक रेखा M प्राप्त किया, और यही जो M रेखा है दिए गए रेखाखंड AB से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर खींचा गया समांतर रेखा है। हम इनके बीच की लंबवत दूरी को विभिन्न बिंदुओं पर नाप के देखते हैं। यहाँ 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ भी 2.5 सेंटीमीटर ही आ रहे हैं, अर्थात इनके बीच की जो लंबवत दूरी है समान आ रही है। और यहाँ भी उनकी बीच की जो लंबवत दूरी है समान है, और यहाँ भी उनकी बीच की लंबवत दूरी समान है। तो सभी जगह उनकी बीच की जो लंबवत दूरी समान है। इसका यह मतलब है कि हमारे द्वारा जो बनाया गया चित्र है वह बिल्कुल सही है। हमने सही तरीके से समांतर रेखा की रचना की है। समांतर रेखाओं की रचना करने के पश्चात रचना के पद लिखना भी आवश्यक है, तभी हमें इस पर पूरे अंक दिए जाएंगे। तो रचना के पद किस प्रकार से लिखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे हमने इस चित्र को बनाया था वैसे वैसे ही इसके रचना के पद को भी लिखना है। रचना की पद सर्वप्रथम ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा तथा इस पर कोई बिंदु पी लिया। आपने देखा था ए बी बराबर एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे थे और उस पर एक बिंदु पी लिए थे। सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु पी पर पी क्यू लंब ए बी खींचा। हमने सेट स्क्वायर की सहायता से इस बिंदु पी पर पी क्यू लंब खींचे थे। प्रकार की सहायता से बिंदु P को केंद्र मानकर किरण PQ पर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप R काटा। हमने प्रकार की सहायता से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिए थे और यहाँ प्रकार की नोक को रखकर किरण PQ पर एक चाप काटे, जिसे हमने R नाम दिया था। बिंदु R पर RS लंब PQ खींचा। फिर हमने इस बिंदु R पर RS लंब खींचा था सेट स्क्वायर और स्केल की सहायता से, और फिर RS को हम आगे बढ़ाते हुए स्केल से रेखा M खींचा, और यही रेखा M रेखाखंड AB से
2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित समांतर रेखा है। इस प्रकार से आप पहले एक चित्र बनाएंगे और आपको चित्र के नीचे रचना के पद लिखना भी आवश्यक है, तभी आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। दूसरा नंबर का सवाल है, दी गई आकृति में यह आकृति दी गई है और इस आकृति में एल समांतर है एम के। ये जो एल और एम दोनों समांतर है। टी लंब है एम एवं टी लंब है एन पर। यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो टी रेखा है एम पर और एन पर क्या है, लंब है। प्रश्नानुसार बस इतना दिया गया है कि ये जो रेखा एल है वो समांतर एम के, साथ साथ यह जो टी है रेखा एम और रेखा एन पर लंब है। तो अब हमको यह 3 सवाल को हल करना है कि क्या एम समांतर है एन के। क्रमशः हम इसी प्रकार से तीनों सवालों को हल करेंगे। दूसरा नंबर के सवाल के जो चित्र है कुछ इस प्रकार से है। दूसरा का पहला सवाल है कि क्या एम समांतर है एन के। तो हम इस सवालों को देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ, एम समांतर होगा एन के। अब क्यों होगा, इसका कारण को बताना होगा हमें। क्योंकि रेखा टी एम और एन पर लंब है, अर्थात 90 अंश का कोण बना रहे हैं। यहाँ पर ये जो रेखा टी है रेखा एम और एन पर लंब है, ये हमको दे दिया गया था। प्रश्न में ही हमको दे दिया गया है कि ये जो रेखा टी है एम और एन पर लंब है, और यहाँ दिख भी रहे हैं चित्र में कि ये टी जो है एम और एन पर लंब है। यानी टी के दो अलग अलग बिंदुओं पर दो लंब रेखाएं खींची गई है, एम और एन। यह जो टी रेखा है इसके दो बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, इन दोनों बिंदुओं पर लंबवत रेखा खींची गई है एम और एक लंबवत रेखा खींची गई है एन। चूंकि हम जानते हैं कि एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती है, अर्थात एम और एन क्या हो जाएंगे, फिर समांतर हो जाएंगे। ये हम पढ़ रखे हैं कि एक ही रेखा से तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ, टी हुआ। तो टी एक ही रेखा हो गया, उसके दो बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, और दोनों पर क्या खींची गई है, लंबवत रेखा एम और एन खींची गई है। और हमको पूछा गया है कि क्या एम और एन दोनों समांतर है। तो हाँ, एम और एन दोनों समांतर होंगे, क्योंकि एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे हाँ, एम समांतर होगा एन, और कारण के अंतर्गत हम इस लिख सकते हैं। अब दूसरा नंबर का सवाल है कि क्या एल समांतर है एन, और है तो क्यों। मतलब ये एल और एन क्या समांतर होगा। पहले सवाल में हमने सिद्ध किया था कि एम और एन समांतर है। अब सिद्ध करना है कि क्या ये जो रेखा एल है वह समांतर होगा एन के। तो चलिए देखते हैं इसको। हाँ, एल समांतर होगा एन के। क्यों समांतर होगा, हमें दिया गया है कि एल समांतर है एम के। प्रश्न में दे दिया गया है कि एल और एम दोनों समांतर है, और अभी अभी हमने सिद्ध किया कि एम और एन समांतर है प्रश्न क्रमांक 1 के अनुसार। मतलब एल एम समांतर दिया गया है और एम एन प्रश्न क्रमांक 1 के अनुसार हमने सिद्ध किया। क्योंकि हम जानते हैं एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं परस्पर समांतर होती है। यहाँ पर हो गया एक ही रेखा एल, और इस रेखा एल के समांतर रेखा खींची गई है एम, ये हमको दिया गया था, और हमने एम और एन को समांतर किया था प्रश्न क्रमांक 1 के अनुसार। तो एक ही रेखा के समांतर सभी इन रेखाओं को खींची गई है। तो एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इसका यह मतलब हुआ कि रेखा एल भी समांतर होगा किसके, रेखा एन के। एक बार और इसको समझते चलें। आपसे प्रश्न किया गया था कि क्या रेखा एल रेखा एन के समांतर है। तो लिखेंगे हम हाँ, रेखा एल जो है समांतर है एन के, क्योंकि हमको दिया गया था एक रेखा एल जो है समांतर है एम के। हमने प्रश्न क्रमांक 1 के दौरान देखा कि एम और एन भी क्या हो रहे थे, समांतर हो रहे थे। और हम जानते हैं कि एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं क्या हो जाती है, परस्पर समांतर होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रेखा एल है और एन है दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो इसके उत्तर के अंतर्गत आप इसे लिख सकते हैं। अब इसी प्रश्न का तीसरा नंबर का सवाल है कि क्या दी गई आकृति में टी लंब है एल पर। यहाँ पूछा गया है कि जो टी है रेखा वह एल पर लंब है। तो इस तीसरा नंबर के सवाल के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि हाँ, टी जो है लंब है एल पर। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि रेखा एल एम और एन परस्पर क्या है, समांतर है। ये प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के अनुसार हमने देखे थे कि ये जो सभी रेखा है एल एम और एन परस्पर समांतर है, मतलब आपस में क्या है, समांतर है। साथ साथ हमको दिया गया था कि ये जो टी है रेखा एम और एन के दो बिंदुओं पर लंब है, और
चूंकि हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ये एक ही रेखा टी पर दो बिंदुओं पर लंबवत रेखा खींची गई है और ये परस्पर समांतर होते हैं, लेकिन हमने देखा कि एल भी इन तीनों रेखाओं के क्या है, परस्पर समांतर है। तो इसका विलोम यह भी है, या इसको एक बार पुनः दोहराएं कि एक ही रेखा पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो रेखा, तीनों रेखा एल एम एन पर, या जो टी है क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अर्थात एक ही रेखा टी, ये जो टी है, तीनों रेखाओं अर्थात एल एम और एन पर क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। मान लो यह जो रेखा एल है एम और एन के समांतर नहीं होते, तो इस स्थिति में ये क्या नहीं होता, लंबवत नहीं होते, क्योंकि हमने एल एम और एन को समांतर पाया। तो इस स्थिति में जब रेखा टी है, एम पर लंब है, एन पर भी लंब है, तो रेखा टी एल पर भी क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। तो इस प्रकार से टी लंब होगा एल पर। तो इस प्रकार से ये दूसरा का तीसरा सवाल हम हल कर सकते हैं। मैं देखता हूं तो यहाँ पर इस दूसरे नंबर के तीसरे सवाल को कुछ ऐसे भी हल किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। पूछा गया था कि क्या टी, ये जो टी रेखा है, लंब है एल पर, तो हम बता सकते हैं हाँ, टी लंब है एल पर। ये उसका एक दूसरा तरीका है कि इस तरीके से भी हम इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं जो टी है एम और एन पर लंब है, और साथ साथ ये जो रेखा एल है वो समांतर है एम के। ये दोनों समांतर रेखा हो गया, एम और एन लंब हो गया इस रेखा टी पर। और जब कोई रेखा एक रेखा पर लंब होती है, ये जो रेखा है एक रेखा पर लंब होती है, तो वह उसकी सभी समांतर रेखाओं पर भी क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। ये भी बहुत अच्छा सा उत्तर के रूप में लिखा जा सकता है कि जब कोई रेखा, जैसे जब कोई रेखा एक रेखा पर लंब होती है, यहाँ जो रेखा टी है, रेखा एम, साथ साथ यहाँ एन पर भी लंब है, तो वह उसकी जो और समांतर रेखा है, चाहे कितनी भी समांतर रेखा खींच लें, उस पर भी क्या हो जाएगी, वो स्वतः लंब हो जाएगी। अर्थात जो रेखा टी है वो रेखा एल पर भी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो रेखा टी है, रेखा एल पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि यह जो रेखा टी है एम और एन पर तो लंब ही है, तो यह रेखा टी उनकी और अन्य समांतर रेखाओं पर भी क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि टी रेखा एल पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो हम तीसरे नंबर के सवाल को इस रूप में भी लिख सकते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है, दिए गए चित्र में ए समांतर है, बी समांतर है, सी समांतर है। इस चित्र में रेखा ए, बी और ये जो सी है आपस में क्या है, समांतर है, तथा एल व एम दो तिर्यक रेखाएं हैं। यह जो एल और एम है तिर्यक रेखा है, जो ए, बी और सी को रेखा एल, पी, क्यू और आर पर, तथा तिर्यक रेखा एम ए, बी और सी को ओ, एन और एस पर काट रही है। आगे कहते हैं कि यदि पी क्यू बराबर हो क्यू आर, या जो पी क्यू बराबर हो क्यू आर के, तो क्या ओ एन बराबर है एन एस के। तो ओ एन बराबर है एन एस के, ये पूछा गया है। अब बात आती है कि ये पी क्यू बराबर क्यू आर यह आखिर है क्या। तो यहाँ पर तीन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो पी क्यू को कहते हैं अंतःखंड और क्यू आर को भी कहेंगे हम अंतःखंड। तो यहाँ भी जो दूसरी तिर्यक रेखा एम है उनके द्वारा भी ओ एन और एन एस क्या काट रहे हैं, अंतःखंड काट रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि जब पहली तिर्यक रेखा के द्वारा पी क्यू और क्यू आर अंतःखंड बराबर हो रहे हैं, तो क्या दूसरी तिर्यक रेखा के द्वारा काटे गए अंतःखंड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दिए गए चित्र में बताया गया है कि ए, बी और सी आपस में क्या है, समांतर है। साथ साथ एल और एम दोनों तिर्यक रेखाएं हैं, और पी क्यू अंतःखंड बराबर है क्यू आर के। क्योंकि हम जानते हैं जब तीन समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटती है, तो दूसरी तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी। इसलिए हाँ, ओ एन बराबर होगा किसके, एन एस के। एक बार इसको और समझें। यहाँ ए, बी, सी तीन समांतर रेखाएं दी गई है जो कि आपस में समांतर है, और साथ साथ एल व एम दो तिर्यक रेखाएं है, और एल के द्वारा ए, बी, सी समांतर रेखाओं पर समान अंतःखंड पी क्यू बराबर क्यू आर काट रही थी। तो हम जानते हैं तीन समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटती है, तो दूसरी तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी। तो ओ एन और एन एस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके जवाब में हम लिख सकते हैं हाँ, ओ एन बराबर होगा एन एस के।
तो इस सवाल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। चौथा नंबर का सवाल है, दी गई आकृति में ए बी समांतर डी सी, या जो ए बी समांतर है डी सी के, ई एफ समांतर ए बी, ये जो ई एफ रेखाखंड है वह समांतर है ए बी के, और ई रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। तब यह जो दो सवाल है उनको हल करना है और उसके कारण को भी बताते चलना है। हमको चित्र में दी गई है कि यह जो ए बी है वह समांतर है डी सी के, मतलब ए बी रेखाखंड डी सी के समांतर है, साथ साथ ये ई एफ रेखाखंड ए बी के समांतर है। इसका यह मतलब हुआ कि ए बी के समांतर आपको ई एफ रेखा खींची गई है और ए बी के समांतर ही रेखा डी सी खींची गई है। यहाँ ए बी के समांतर रेखा ई एफ व डी सी खींची गई है, मतलब एक ही रेखा के समांतर ई एफ और डी सी को खींचा गया है। क्योंकि हम जानते हैं एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। और हमसे पूछा गया है कि क्या ए बी समांतर ई एफ समांतर डी सी है। सर में लिख सकते हैं कि हाँ, ए बी समांतर होगा ई एफ और समांतर होगा डी सी के। एक बार और समझे इस सवाल को। सवाल क्या था, यहाँ पर पहले से दे दी गई कि ए बी जो है समांतर है डी सी के और ई एफ समांतर है ए बी के। इसका यह मतलब हुआ कि ए बी के समांतर हमारे पास ई एफ और डी सी रेखा को खींचा गया है, और एक ही रेखा के जब समांतर और अन्य रेखा खींची जाती है तो सभी आपस में क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाती है। तो यहाँ ए बी के समांतर ई एफ और साथ साथ डी सी को भी खींचा गया है। तो इसका यह मतलब हुआ कि ये ए बी, ई एफ और डी सी सब के सब क्या हो जाएंगे, आपस में समांतर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं परस्पर क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ, ए बी समांतर ई एफ समांतर डी सी होगा। चौथा का दूसरा नंबर का सवाल है कि क्या एफ रेखाखंड सी बी का मध्य बिंदु है, क्यों? तो हमसे पूछा गया है कि क्या ये जो एफ है सी बी का क्या हो, मध्य बिंदु है। दी गई आकृति में हमको दिया गया था कि ए बी समांतर डी सी और ई एफ समांतर ए बी दिया गया था। कहने का मतलब है कि ए बी रेखाखंड के समांतर ही ई एफ और डी सी समांतर रेखाएं खींची गई है। और हम जानते हैं कि एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं क्या होती है, परस्पर समांतर होती है। तो यहाँ लिखा गया है कि ए बी समांतर ई एफ समांतर डी सी होगा। और इस चित्र में हम देखते हैं कि ए बी, ई एफ और डी सी तीनों परस्पर समांतर हो गए, और इन तीनों समांतर रेखाओं पर ए डी और बी सी तिर्यक रेखा का काम कर रही है। ये जो ए डी है और बी सी है, जब ए डी तिर्यक रेखा इन तीनों समांतर रेखाओं को बिंदु ए, ई और डी पर काट रही है, तो ये जो ए ई है और ई डी है, ये ए ई और साथ साथ ई और डी क्या कहलाते हैं, अंतःखंड कहलाएंगे। उसी प्रकार से बी सी तिर्यक रेखा के रूप में यदि ए बी, ई एफ और डी सी समांतर रेखाओं को काट रही है, तो उस स्थिति में ये बी एफ और एफ सी ये क्या कहलाएगा, अंतःखंड कहलाएगा। जब ये तीनों आपस में समांतर है और उसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो उनके अंतःखंड क्या होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। अर्थात ए ई बटा ई डी बराबर होगा बी एफ बटा एफ सी के। तो हम लिख सकते हैं ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। अब जब हमको दिया गया है कि ई रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, तो इसका यह मतलब हुआ कि ए ई बराबर है किसके, ई डी के, तभी तो यह इसका मध्य बिंदु कहलाएगा। तो जब बिंदु ई ए डी का मध्य बिंदु है तो ए ई बराबर होगा किसके, ई डी के। तो ए ई बराबर होगा ई डी के, या इसे हम लिख सकते हैं ए ई बटा ई डी बराबर 1, क्योंकि जब दो राशियां बराबर होती है तो उनके जो अनुपात है क्या होते हैं, 1 होते हैं। यहाँ एक बार और सुनिएगा, अभी हमने देखा कि ई रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है तो ए ई बराबर होंगे ई डी के, और यहाँ लिखा गया है कि ए ई बटा ई डी, तो ए ई बटा ई डी बराबर लिखा गया है 1। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ जो दो राशियां हैं क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, और जब दो राशि बराबर है तो उनका अनुपात क्या आता है, सदैव 1 आता है। तो ए ई बराबर है ई डी, तो इसको लिखा जा सकता है ए ई बटा ई डी बराबर 1। दो राशि जब आपस में बराबर हो तो उनके अनुपात सदैव क्या आते हैं, 1 आते हैं। अब यहाँ से देखें ए ई बटा ई डी बराबर आ गया है 1, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1, और ये उसके बाकी मान को लिखा गया है बराबर
बी एफ बटा एफ सी। अभी अभी आपने देखा ए ई बटा ई डी बराबर 1, तो ए ई बटा ई डी पूरा मान को हम यहाँ लिख सकते हैं 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 बराबर हो जाएंगे बी एफ बटा एफ सी। 1 बराबर बी एफ बटा एफ सी, तो इसको हल करने पर एफ सी का गुना 1 के साथ होगा, तो बी एफ का मान आ जाएंगे कितना, एफ सी। हम देखते हैं यहाँ बी एफ बराबर आ रहा है एफ। ये जो बी एफ है वो बराबर है किसके, एफ सी के। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब रेखाखंड बी सी में बी एफ और एफ सी बराबर आ रहे हैं तो एफ क्या होगा, बी सी का या सी बी का मध्य बिंदु कहलाएगा। अभी अभी इससे पहले आप देखे थे या प्रश्न में दिया गया था कि ए डी का मध्य बिंदु ई है, तो इसका यह मतलब हुआ कि ए ई बराबर होगा ई डी का। और अभी हम जब सवाल को हल किए तो पाए कि बी एफ बराबर आ रहा है किसके, एफ सी का। यहाँ देख रहे हैं आप बी एफ बराबर एफ सी, तो ये जो एफ है इस प्रकार से बी सी कहें या सी बी का क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा। आपसे पूछा गया था कि इस आकृति में ए डी का मध्य बिंदु ई है, तो क्या बी सी का मध्य बिंदु एफ होगा, तो हम उत्तर में लिख सकते हैं हाँ, एफ जो है रेखाखंड सी बी का क्या है, मध्य बिंदु है। और उनके कारणों के अंतर्गत आप देखे थे कुछ इस प्रकार से हल करते हुए हम आए और हमें इनके कारणों के माध्यम से पता चला कि हाँ, एफ रेखाखंड सी बी का क्या है, मध्य बिंदु है। 5वां नंबर का सवाल है, दी गई आकृति में एल समांतर एम समांतर एन है। ये इस आकृति में यह जो रेखा है एल एम और एन आपस में समांतर है, तो क्या इनके अंतःखंडों का अनुपात बराबर होगा। तो इसमें इनके अंतःखंड होंगे ए बी और बी सी, ये अंतःखंड हो गया। यहाँ डी ई और ई एफ अंतःखंड कहलाएंगे। तो क्या ये जो इनके अंतःखंड हैं ए बी और बी सी, डी ई और ई एफ, ये बराबर अनुपात में होगा क्या। आकृति में दिया गया है कि एल एम और एन रेखा आपस में समांतर है, अर्थात एल समांतर एम समांतर एन है। अंतःखंडों का अनुपात क्या क्या निकलकर सामने आ रहा है, ए बी बटा बी सी, ये अंतःखंड का अनुपात हुआ। एक और तिर्यक रेखा यहाँ है, तो उनके अंतःखंड प्राप्त हो रहे हैं डी ई बटा ई एफ। ये जो ए बी बटा बी सी है और डी ई बटा ई एफ है, ये अंतःखंड के अनुपात बराबर होगा क्या पूछा गया है। तो चलिए इसको देखें। हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के अंतःखंड समान अनुपात में होते हैं, अर्थात ए बी बटा बी सी ये अंतःखंड बराबर होगा किसके, डी ई बटा ई एफ के। तो उत्तर में लिखा जा सकता है कि हाँ, एल एम और एन तीनों समांतर रेखाओं के अंतःखंडों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। हम इसकी एल एम और एन पहले से ही क्या दे दी गई, हमको समांतर दे दी गई है, और हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के अंतःखंड समान अनुपात में होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, तीनों समांतर रेखाओं के अंतःखंडों का अनुपात बराबर होगा। 6वां नंबर का सवाल है, यदि डी ए सी बी और ओ एम सभी रेखाखंड ए बी पर लंब है, जहां ओ रेखाखंड ए सी व डी बी का प्रतिच्छेद बिंदु है, यदि ओ ए बराबर 2.4 सेंटीमीटर व ओ सी बराबर 3.6 सेंटीमीटर हो, तो ए एम बटा बी एम का मान ज्ञात करना है, और यदि बी ओ बराबर 3 सेंटीमीटर तो डी ओ का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, इस चित्र के आधार पर यहाँ पर कुछ मान दी गई है, जैसे डी ए, ये डी ए, सी बी और ओ एम, ये जो ओ एम है, सभी रेखाखंड ये ए बी पर क्या है, लंब है, और साथ साथ इसके कुछ मान दिए गए हैं, और इन्हीं मानों को ध्यान में रखते हुए हमें इन सवालों को हल करना है। इस आकृति में हम देखते हैं, क्योंकि प्रश्न में पहले ही दे दिया गया है कि डी ए सी बी और ओ एम सभी एक ही रेखाखंड ए बी पर क्या है, लंब है, जिससे हमें 3 समांतर रेखाएं मिलती है, अर्थात डी ए समांतर ओ एम समांतर सी बी। तो डी ए ओ एम और सी बी परस्पर क्या है, समांतर है। और हम देखते हैं कि यहाँ तीनों समांतर रेखाओं पर 2 तिर्यक रेखा काट रही है, जैसे डी ए ओ एम सी बी को काट रही है एक तिर्यक रेखा ए सी, और एक तिर्यक रेखा काट रही है डी और बी। ये देख रहे हैं आप, डी ए एक हो गया रेखाखंड, ओ एम सी बी, इन तीनों समांतर रेखाओं को ए सी एक तिर्यक रेखा काट रही है, और इधर से डी बी तिर्यक रेखा काट रही है, और ये जो दोनों तिर्यक रेखा है बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये देखिए, ए सी एक तिर्यक रेखा हो गया और डी बी तिर्यक रेखा हो गया। तो इस चित्र में हम समझते हैं तो डी ए ओ एम और सी बी 3
समांतर रेखाएं हो गई और AC और DB 2 तिर्यक रेखा हो गई और जो दोनों तिर्यक रेखा है बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। AM बटा BM हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के अंतःखंड समानुपात में होते हैं। अब रेखाखंड AC पर O बिंदु के अनुपात से AM बटा BM बराबर OA बटा OC लिख सकते हैं। इसे हम चित्र में समझते हैं। 3 समांतर रेखा मिला था जिसको एक तिर्यक रेखा AC काट रहे थे और यही कटान बिंदु O से हम अनुपात निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं समांतर रेखाओं के अंतःखंड समान अनुपात में होते हैं कि ये AM एक अंतःखंड हो गया, यहीं से MB कहो या तो फिर BM कहो, ये अंतःखंड हो गया और AO कहें या OA कहें, ये भी एक अंतःखंड हो गए और यहाँ से OC एक अंतःखंड हो जाएंगे, जो क्योंकि समांतर रेखाओं के अंतःखंड समान अनुपात में होते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको AM बटा BM, ये इनका अनुपात, ये AM बटा BM इनका अनुपात बराबर होगा किसके, OA या कह सकते हैं आप इसे AO बटा OC के। तो इनके अनुपात के क्या रहेंगे, ये बराबर रहेंगे। तो इसीलिए लिखा गया यहाँ पर कि AM बटा BM बराबर OA बटा OC। यहाँ OA बटा OC का मान हम रख सकते हैं 2.4 और 3.6, क्योंकि हमको दे दिया गया है प्रश्न में OA बराबर 2.4 सेंटीमीटर और OC बराबर 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ आप देखते हो कि 2.4 और बटे है 3.6, दशमलव के बाद है 1 अंक और दशमलव के बाद है 1 अंक। तो ऐसे स्थिति में हम इसे पूर्ण अंक के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात दशमलव को हटा करके इसे लिखा जा सकता है 24 और यहाँ लिख सकते हैं इसको 36। एक बार और देखें, आप देखते हैं अंश में दशमलव के बाद 1 अंक है और हर में दशमलव के बाद 1 अंक है। तो दशमलव को यहाँ से सीधे तौर पर भी हटाया जा सकता है। वैसे इसके अन्य गणितीय विधियों के माध्यम से दशमलव को हटाया जाता है, पर साधारणतः हम देखते हैं कि यदि दशमलव के बाद 1 अंक हो अंश में और दशमलव के बाद 1 अंक हो हर में, तो उसको सीधे तौर पर आप दशमलव को हटा सकते हैं। तो 2.4 को हम लिख सकते हैं 24 और 3.6 को लिख सकते हैं 36। पर याद रखे रहेंगे दशमलव के बाद यदि 1 अंक है या और हर में आपको मिले कि दशमलव के बाद कुछ अधिक अंक, तो ऐसी परिस्थितियों में आप कुछ और अन्य तरीकों का प्रयोग करोगे। पर यहाँ पर आप सीधे तौर पर यही कहेंगे कि दशमलव के बाद 1 अंक देखें, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ भी देखें, तो आप इसको पूर्ण अंक के रूप में लिख सकते हैं। वैसे इसके पीछे भी एक गणित विधि काम करती है, पर ये सामान्य तौर पर आप इसे लिख सकते हैं। अब हम इसे आगे हल करेंगे तो AM बटा BM के मान लिख सकते हैं 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 से। तो इस प्रकार से AM बटा BM का मान आ गया 2/3। इसी प्रकार छठवां का दूसरा है कि यदि BO बराबर 3 सेंटीमीटर तो DO का मान ज्ञात करना है। अब रेखाखंड DB पर O बिंदु के अनुपात से, यहाँ DB तिर्यक रेखा हो गया और O बिंदु के अनुपात से हम पुनः ज्ञात करेंगे। जिस प्रकार से रेखाखंड AC पर O बिंदु के अनुपात से हमने निकाला था AM बटा BM, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी निकाल सकते हैं कि DO बटा OB, DO बटा OB, यहाँ से DO बटा OB और फिर वही AM बटा BM रख सकते हैं हम यहाँ से। तो DO बटा BO बराबर AM बटा BM और अभी अभी आपने देखा कि यहाँ BO का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर, AM बटा BA का मान हम यहाँ से रख सकते हैं 2/3। DO का मान चाहिए तो 3 को हम पक्षांतर कर देंगे, तो भाग में है तो दूसरे पक्षों में जाकर के क्या बना है ये गुणा, और तो 2 गुणित कितना हो जाएंगे 3 और यहाँ अंश और हर में मिल रहे हैं हमको 3, तो काट देंगे इसको तो बचेगा यहाँ सिर्फ 2। तो DO बराबर हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहला सवाल का उत्तर है AM बटा BM बराबर 2/3 और DO बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर।